हेलो कॉन्फेक्ट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है यूनियन का पहला जो पार्ट है दैट इज आई विल से प्रेसिडेंट, वो हमने ख़त्म किया है। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के अंदर जो है हमने देखा कि आर्टिकल हमने 52 से लेकर जो है और 62 तक जो है हमने आर्टिकल ख़त्म किया था लास्ट क्लास के अंदर। लगभग प्रेसिडेंट के बारे में मैंने सब कुछ बताया आपको। आज मैं प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बताऊंगा। मैं सोच रहा था आज वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करूंगा क्योंकि अच्छा दिन था आज। आज हमारे नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो हमारे देश को मिल चुके हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारी बहुमतों के साथ जो हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल में बात होगी अगली क्लास में। आज पावर्स पे बात करता हूँ मैं प्रेसिडेंट के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर्स देखें हम प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के पावर्स के अंदर सबसे पहले हम जो देखेंगे, बहुत तरह के पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहला पावर जो है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट का सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स हो तो प्रेसिडेंट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला है, आर्टिकल बाई आर्टिकल में आपसे बात करता हूँ। आर्टिकल 75 में आप प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के एंड इट्स काउंसिल, इनकी अपॉइंटमेंट जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल को अपॉइंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके हाथ में होती है? वो जो है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। आपने देखा होगा जब देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उनको जो शपथ दिलवाने का काम जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो पहली पावर जो उनके हाथ में है वो है आर्टिकल 75। आर्टिकल 77 इसके साथ जुड़ के आता है। आर्टिकल 77 में रूल्स एंड मैनर जो है, रूल्स एंड मैनर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा उसके बारे में बता रखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो सारा का सारा किसके नाम पे होता है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ये आर्टिकल 77 बता रहा है। भारत सरकार जो भी प्रॉपर्टीज़ लेती है, भारत सरकार जहाँ पे भी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाती है, भारत सरकार जो भी एग्रीमेंट्स करती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ द इंडिया हो, वो जिसके नाम पे किया जाता है वो आर्टिकल 77 में बता रखा है कि वो किसके नाम पे होगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके साइन होते हैं और उन्हीं के साइन के बाद जो है वो चीज़ अप्रूव होती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई विल से। उसके बाद है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में बता रखा है कि शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कौन से वाले? शेड्यूल कौन से वाले? शेड्यूल 5 वाले। उसके अंदर जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली बात तो शेड्यूल एरिया कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसको डिक्लेयर करने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्लस उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसको देनी है, कैसे वो मैनेज होगा, वो सारा का सारा कौन देखते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखते हैं। शेड्यूल 5 के अंदर आप देखेंगे तो जाएंगे, अगर आप शेड्यूल 5 में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बता रखा है। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको शेड्यूल एरिया, जिन स्टेट्स के अंदर जो हमारे जो जनजातीय लोग होते हैं, जो हमारे आदिवासी होते हैं, उनके लिए जो है, क्योंकि सेंसिटिव जोन माना जाता है, उन सेंसिटिव जोन में जो है एक अलग ही तरह का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एरिया में वो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा या कौन सा शेड्यूल एरिया है, कौन सा शेड्यूल ट्राइब इसमें आता है, ये सारी की सारी चीज़ें बताते कौन है? वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताते हैं। उन्हीं के पास इसको लेकर पावर होती है। इसकी लिस्ट अगर आपको देखनी है तो शेड्यूल 5 में जाके आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर करके चले आप लोग कि जो आदिवासी जो है ना, ये आदिवासी, कई बार लोग आदिवासी शब्द को सुनकर समझते हैं कि ये कुछ पिछड़े लोग हैं। ये पिछड़े लोग नहीं हैं, ठीक है? ये पिछड़ा समाज नहीं है। आदिवासी का मतलब हो गया जो लोग नेचर के साथ जुड़ने वाले लोग हो,
जो प्रकृति के साथ जो है मिलकर रहते हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़ के रहते हैं, उनको कहा जाता है आदिवासी। जिन लोगों की अपनी खुद की अपना खुद का एक रहन सहन है, तौर तरीका है, अपनी खुद की एक संस्कृति है, अपना खुद का जो है उनका संचालन है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो हैं नेचर से जुड़ के रहना पसंद करते हैं और उनको ये डर रहता है अक्सर कि कहीं उनके क्षेत्र में अगर शहर के लोग जाकर जो है अगर वो एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर के प्रति जो उनका वातावरण है कहीं ना कहीं वो नष्ट ना हो जाए। तो इन लोगों को जो है इनके अपने ही हिसाब से कैसे ये डेवलप करना चाहिए, आपस में ही ये अपने किसी नेता को, अध्यक्ष को चुनते हैं और उस क्षेत्र को जो है विकास करने में जो है अपना योगदान देते हैं। तो भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है, अपना स्टैंड रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको अपने ही तरीके से जो है डेवलप करने का अवसर देंगे। इसके बारे में आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे तो बहुत डिबेट्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एम.एस. श्रीनिवास और भी काफ़ी सारे A.R. देसाई जो हैं। तो देखेंगे कि A.R. देसाई कहते हैं कि इनको जो है इंक्लूड कर लेना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू का कहना है कि नहीं, ये इंटीग्रेटेड रहेंगे भारत के साथ लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंट रहे, जैसे कि अपने आप में ये अपने वातावरण में अपने आप को डेवलप करे और फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ आगे जुड़े। तो कौन से एरिया होंगे जो शेड्यूल एरिया में आएंगे या शेड्यूल 5 में आएंगे, प्लस कौन सी ट्राइब इसमें आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें बताते कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट बताते हैं एज पर आर्टिकल 244। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 263 है। आर्टिकल 263 ये बताता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब क्या होता है ये इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, इसकी जिम्मेदारी इनके हाथों में होती है। ये क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है एक बेहतर संबंध स्थापित हो सके, सेंटर और स्टेट का रिलेशन एक अच्छा हो सके, इसके लिए सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए एक सेंटर आपका इंटर स्टेट जो है काउंसिल बनाया जाता है। उस काउंसिल के अंदर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही जो हैं देश के प्रधानमंत्री और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, और भी कई लोग आते हैं। मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा आर्टिकल 263 के अंदर। लेकिन इस इंटर स्टेट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करने की इसकी जो पावर है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। तो आर्टिकल 263 के अंदर जो है आपका प्रेसिडेंट जो है इस पर्टिकुलर इंटर स्टेट काउंसिल को जो है अपॉइंट करते हैं, साथ में प्रमोट करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो है एक अपनी तरफ से जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 263 की पावर भी जो है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहती है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 263 के बाद अगर हम बात करें आर्टिकल आपका 239, आर्टिकल 239 में जो है आर्टिकल 239 के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है और उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है वो भी आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है, यूटीज से रिलेटेड। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करना जो है वो भी किसके हाथ में होता है, वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक होता है आपका यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके अंदर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो संपूर्ण राज्य है उसके अंदर आपके गवर्नर तो आप खैर सुने ही होंगे। जैसे एक है आपका स्टेट, तो स्टेट के अंदर होते हैं गवर्नर, और यूटी में कौन से यूटी, इसका लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसके अंदर होते हैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और तीसरे होते हैं यूटी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये एज पर आर्टिकल 239 जो है अपॉइंट किए जाते हैं, और किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 जो है ये भी आपका प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। आर्टिकल 340 के अंदर क्या होता है, आपका जो है कमीशन अपॉइंट करना, किसको लेकर, एक कमीशन की अपॉइंटमेंट जब डिमांड होगी, किसके लिए, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ SC एंड ST एंड अदर क्या कहते हैं आपका जो बैकवर्ड
क्लास है उसके बारे में। तो इसके लिए कभी भी जो कमीशन की रिक्वायरमेंट होगी कि SC/ST के हालात क्या हैं देश के अंदर, या जो अदर बैकवर्ड जो आपके क्लास हैं उसके क्या हालात हैं हमारे देश के अंदर, उसको जानने के लिए, उसके प्रति जानकारी हासिल करने के लिए कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है। वो कमीशन की अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी जिनके हाथों में होती है दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है प्रेसिडेंट के पास जो है एक एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आती है। ये सारी की सारी चीज़ ध्यान रखना। देखो 2 तरीके हैं, अगर आप देखेंगे ज़्यादातर, जैसे लक्ष्मीकांत में अगर आप बात करेंगे, अगर लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो लक्ष्मीकांत आर्टिकल्स में डील नहीं करता। मैं आपके साथ आर्टिकल में इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बेस्ट मीडियम है कॉन्सेप्ट को याद करने का। अगर आपको आर्टिकल का नाम याद रहेगा ना तो आप उसकी कहानी पूरी लिख देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आर्टिकल्स क्या अगर याद रहता है ना तो ये रहता है कि एक तो आपके आंसर में वजन आता है, ठीक है, आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी वजन आता है कि भाई आर्टिकल के साथ आपने जो है आपने आर्टिकल मेंशन करके कॉन्सेप्ट लिखा है, और इसमें याद करने में भी आसानी रहती है। अब आर्टिकल 75 हो गया, 77 हो गया, 244 हो गया, 263 हो गया, 239 हो गया और 340, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं किससे रिलेटेड है? ये सारे के सारे आर्टिकल्स रिलेटेड हैं किससे? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट से। तो आपके लिए आसान होगा कि आप इसको सर्कल कर लें और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें नोट्स में लिख लें। ये आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाते हैं। दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के बाद अगर हम देखेंगे आपका लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या कि कार्यपालिका में जो है, कार्यपालिका के प्रति जो है क्या क्या अधिकार हैं प्रेसिडेंट के पास। हमारे देश के राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या क्या कार्य करते हैं। तो कार्यपालिका के अंदर जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है, जो आपका आई विल से, हालांकि प्रमुख के तौर पे तो खुद प्रेसिडेंट खुद ही है, लेकिन जो उसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव के हेड है और प्रधानमंत्री लेजिस्लेचर के हेड है। लेकिन लेजिस्लेटर के जो हेड है, मतलब लेजिस्लेचर के जो हेड है आपके प्रधानमंत्री, वो एग्जीक्यूटिव के साइड में भी खड़े होते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि एग्जीक्यूटिव का हेड हम देखते हैं प्रेसिडेंट है और आपका लेजिस्लेचर के हेड जो है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा होता है। प्रधानमंत्री इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रख के चलना है। अब जैसे क्या हो गया कि पॉलिसी, जैसे लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। जो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट है। सारी की सारी पावर किसके हाथ में? सबसे ऊपर प्रेसिडेंट के पास है। आप जो काम करेंगे वो किसके अधीन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री है वो ये भी देखना चाह रहे होते हैं कि यार मैं जो कानून बना रहा हूँ या जो मेरी मिनिस्ट्री कानून बना रही है, मेरे जो मिनिस्टर्स कानून बना रहे हैं, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन पे भी पूरा सुपरवाइज करने के लिए जो है वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव के साइड में आके भी खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के हेड नहीं है, ये लेजिस्लेचर में टॉप पे नहीं आते, बल्कि वो एग्जीक्यूटिव में भी आगे खड़े होते हैं। और सही मायने में जो देखा जाए, मतलब जैसे वही वाली बात है, रियल मायने में तो यही है। और नॉमिनली अगर देखा जाए, जो नाम जिसका मेंशन बार बार मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हर चीज़ में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हो रखा है कि सामने जो पब्लिक को दिखाया गया वो किसको दिखाया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिखाया गया। लेकिन पीछे से जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहे हैं, वो सही मायने में है कौन? वो आपका जो है प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ही है। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल है वो लेजिस्लेचर के लोग हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव में भी आगे खड़े होते हैं। ये कन्फ्यूजन हमेशा क्लियर करके रखना आप लोग। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पे मैं बात करूँगा आपका एग्जीक्यूटिव में, वहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आ रहा है, ये तो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। नहीं, ये इसमें भी आते रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट है, काउंसिल की अपॉइंटमेंट है, और ये सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स है कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी हैंडल कौन करता है कार्यपालिका में? प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी पूरी मिनिस्ट्री करती है। तो समझ में आ रही बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कौन करता है? काम करते हैं सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के लोग, मतलब इन द सेंस प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल, ये सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस चीज़ के अंदर क्या कि भाई इसका रूल्स एंड मैनर जो बताने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कंडक्ट होगा, वो सारे के सारे कौन बताते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 244 मैंने आपको शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब बता ही दिया। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, भाई सेंटर कोई कानून बना रहा है, स्टेट कोई कानून बना रहा है, कहीं इनकन्सिस्टेंसी ना हो, कहीं इनडेरोगेशन ना हो। इस चीज़ को समझने के लिए जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऐसा ना हो कि आपका जो है कि भाई सेंटर कुछ और बना रहा है, स्टेट कुछ और बना रहा है, और उनके बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्शंस हो। इसलिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल की अपॉइंटमेंट रखी जाती है, उसको अपॉइंट किया जाता है जिससे कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर एक साथ बैठकर और पूरे देश को एक साथ जो है समावेशी विकास के साथ जो है आगे बढ़ा सके, इसकी योजनाएं
साथ मिलकर बना सके। तो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके आर्टिकल 239 है। आर्टिकल 239 क्या कहता है, मैंने आपको अभी बताया कि यूनियन टेरिटरी जो है ये वाला जो है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती है, हालांकि गवर्नर और एलजी को भी अपॉइंट करने का काम इन्हीं का है, लेकिन मेनली जो आर्टिकल 239 में बता रखा है वो कौन सा बता रखा है, यूनियन टेरिटरी जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके अंदर नहीं है। हालांकि उसमें भी आप देखेंगे 241 में 240 में काफ़ी सारी बातें बता रखी हैं। तो वो सब क्या है ना कि देखो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब कि जो लॉ है, लॉ हमेशा एक बात कहता है, उसका एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। आप अगर लॉ को पार्ट में पढ़ेंगे ना तो आप कभी भी लॉ के का सही इंटरप्रिटेशन निकाल कर नहीं दे पाएंगे, आप कंप्लीट इंटरप्रिटेशन निकाल के नहीं दे पाएंगे। इंटरप्रिटेशन को अगर कंप्लीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्मोनियसली पढ़ना पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग चैप्टर्स के हैं। हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगा जब मैं इनके बारे में बात करूँगा। तब मैं वापस प्रेसिडेंट की बात करूँगा, मैं आपको फिर वहाँ पर बोलूँगा कि याद करो कि मैंने प्रेसिडेंट के चैप्टर में आपको बताया था कि भाई ये सारी चीज़ें मैं प्रेसिडेंट के चैप्टर में बता चुका हूँ, तो वहाँ पे भी बात करूँगा मैं यहाँ भी। और जब आप यहाँ वाले और वहाँ वाले दोनों को जब समझ लेंगे ना अलग अलग करके और फिर एक साथ जब समझेंगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा ये इंटरप्रिटेशन है। अभी मेरी खुद की लिमिटेशंस है कि मैं ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है स्केल पे जो है मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई इन सब आर्टिकल्स में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स के बाद अगली पावर जो हमारे पास है दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर्स। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हालांकि लिख लिया होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट इसका ले ले। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ लेजिस्लेटिव पावर की तरफ।